नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने वीडियोस नहीं डाली, उसके पीछे का रीज़न मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी। लेकिन अब हमारे पास इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ध्यान दें, मेरे एक जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली, मेरे एक मित्र प्यारे जिनका नाम यहाँ पे हुकुम नंदा जी, इन्होंने इतनी बार कमेंट यहाँ पे किया, लेकिन हर बार की पॉजिटिव कमेंट, कभी भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं करी। पिछले 20 दिनों से, 20 दिन नहीं कह सकता मैं यहाँ पे, 10 से 12 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सनैलिटी ने एक बार भी नेगेटिव बात नहीं करी। देखिए, परेशानी हर एक व्यक्ति के साथ है और मेरे साथ यही बात थी कि भी, क्योंकि अब तक जो भी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आ रहा था वो सारे की सारी मोबाइल रिकॉर्डेड होती थी। तो मेरे कुछ लोग, मेरे कुछ प्यारे मित्र कहते थे वॉइस प्रॉब्लम है सर दिख नहीं रहा, वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है सर। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपके सामने अब पूरे सेटअप के साथ आया हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रियली सॉरी कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ा, लेकिन हाँ, अब से नहीं करना पड़ेगा। रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है सोर्स डॉक्यूमेंट। बोले सर सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो देखिए ध्यान से, तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है हमारे पास सीधे सीधे, अगर हिंदी मीडियम वाले कोई स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं तो वो शायद इस बात को अच्छे भली मानती जाँच पाएंगे कि सोर्स का मतलब होता है कि जो मुख्य मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट्स, सॉरी डॉक्यूमेंट्स को मैं इंग्लिश में लिखने वाला था, तो फिर भी यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं प्रपत्र, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट्स। बोले सर ये क्या होते हैं? तो देखिए ध्यान दे, हमारे पास जब अकाउंटिंग में बात करी जाती है तब उस वक्त इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो सिंपली बात कहते हुए देखिए सर, हमारे पास जब भी अकाउंटिंग की बात करी जाएगी तो सबसे पहले हमारे पास कहीं ना कहीं किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो कहते हैं कि भी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, भाई हर एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या क्वालिटी है, विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट। कहता है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका इस्तेमाल बिजनेस के अंदर, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले लिखने के लिए किया जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? तो वो हमारे पास कहलाता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कहते हैं ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन के होने का प्रूफ पाया जाए। मतलब सर, मतलब देखिए, आप माल लेने गए, आपको बिल मिला, आप माल लेने गए, आपको कैश मेमो मिला। बोले सर ये कैश मेमो बिल ये क्या चीज़ है, समझ में तो आई? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो हमारे पास सीधा अगर इंट्रोडक्शन की बात करी जाए, मीनिंग की बात करी जाए, तो कैसा हर एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन का प्रूफ पाया जाता है, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, किसी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास कहता है टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए हमारे पास जो बात है, कहता है जो डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स है, तो डिफरेंट तरीके के जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स है वो पाए जाते हैं। इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली मैंने जो यहाँ पे कंसिडर किया है वो हमारे पास HPSC PGT कॉमर्स, और हमारे पास जो सिचुएशन आ गई है क्या EMRS और एस्टेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या बात करेगा, वो पूछ लेगा आपसे कि भी कहते हैं कैश मेमो से क्या आप क्या समझते हैं, वो पूछ लेगा आपसे इनवॉइस या बिल से आप क्या समझते हैं, बिल कब इशू करा जाता है, इनवॉइस कब इशू करा जाता है, कैश मेमो कब इशू करा जाता है। इसी के साथ साथ वो आपसे पूछ लेगा रिसिप्ट्स के क्या मतलब है, रिसिप्ट्स कब इशू होता है, ये कोई पर्ची है या कोई क्या डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। लेकिन कब? जब आपसे फाइनल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि फाइनल एग्जाम का मतलब क्या है यहाँ पे? तो देखिए, क्योंकि हमारा जो यूँ कहा जाएगा कि सिलेबस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और पेपर जो हमारे पास 2 रहने वाले, एक तो प्री रहने वाला है और एक हमारे पास मेंस रहने वाला है। ठीक है, जब प्री और मेंस की बात होती है तो ध्यान दें आप,
जब प्री होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका वो पूछ सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट introduced in the cash memo, not introduced in the invoice or the bill, not introduced in the receipts, not introduced in the debit note, not introduced in the credit note. इस तरीके से not introduced या यूँ कहा जाए introduced के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दें, हमारे पास सबसे पहला कैश मेमो, दूसरा हमारे पास इनवॉइस बिल, तीसरा हमारे पास रिसिप्ट, और चौथा हमारे पास डेबिट नोट। ठीक है, और पांचवा हमारे पास जो आ जाता है वो है भाई क्रेडिट नोट। ठीक है, और छठा हमारे पास है पे इन स्लिप, और सेवंथ हमारे पास है चेक। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जिनका इस्तेमाल हम नॉर्मली अपनी अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारे पास रहने वाला है क्या, बोले सर कैश मेमो। ठीक है, ध्यान दें, हमारे पास जो कैश मेमो है उसके बारे में बात कर रहा है। कैश मेमो असल में होता क्या है, क्या इसका फैक्ट है, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट होता है, यानी कि डाला क्या जाता है, लिखा क्या जाता है इसके अंदर, उन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, व्हेन ए ट्रेडर, कहते हैं जब भी कोई पर्सन या जब भी कोई ट्रेडर होता है ना, किसी पर्सन को माल बेचता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैश, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। भाई ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, और जो क्या है वो है कैश। कि अगर कोई भी पर्सन कैश में कोई भी सेल करता है, ठीक है, या कैश में कोई भी परचेज करता है, तब उस वक्त जो बिल, जो डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है वो होता है हमारे पास कैश मेमो। क्या होता है सर, तो कैश मेमो, ही गिव्स द मेमो व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश एंड रिसीव कैश फ्रॉम ए मेमो। जब वो माल खरीदता है तब उस सिचुएशन में उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैश मेमो कहते हैं सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें क्या क्या शामिल होता है। कहता है इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग, तो कहता है कि इसके अंदर जो डिटेल्स मेंशन होती है वो कौन कौन सी, तो कहता है आइटम, भाई आइटम कौन सी है, उसके बाद क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में यानी कितनी मात्रा में माल लिया गया है, उसका रेट, पर पीस का रेट, और उसके बाद टोटल प्राइस, और लास्ट में जो बात करें तो डेट तो होती है सर, उसको तो यहाँ पे कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो दीज आर सम इंफॉर्मेशन विच आर अवेलेबल इन द कैश मेमो। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कैश मेमो इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ए पर्सन और ए ट्रेडर और ए बिजनेसमैन purchase some goods in the form of cash and also sells the goods in form of cash. Next, the next one is invoice and bills. So when a trader sells the goods on credit basis, in short, when we comprises both of these things, so first of all we are talking about the cash memo. In this situation, sorry English हो गई यार, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, कहते हैं जब भी हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वहाँ पे क्या होता है जनरेट, वहाँ पे कैश मेमो जनरेट होता है। लेकिन जब भी उधार में करते हैं ना श्रीमान, उधार में ध्यान दे, तो वहाँ पे क्या होगा, कहते हैं वहाँ पे इनवॉइस, यहाँ पे ध्यान दे दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक तो इनवॉइस, या तो इनवॉइस कहा जा सकता है या फिर बिल्स कहा जा सकता है। तो मतलब सर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हमने आज तक जब भी यहाँ पे बात करी गई है बिल के बारे में, तो हमने सिर्फ कैश और उधार के बारे में कभी जिक्र ही नहीं करा। लेकिन अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क करोगे तो वहाँ पे बिल्स में, जो कि आपके सामने लिखा है बिल्स में, और यूं कहा जाए आपके कैश मेमो के अंदर डिफरेंस होता है श्रीमान। क्योंकि कैश मेमो तभी जनरेट होता है जब आपने नकद में सेल या परचेज कर रखा हो, और बिल या फिर इनवॉइस वो उस वक्त जनरेट किया जाता है जब आपने उधार में परचेज या सेल किया हो। तो समझ में आए ना बात, ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है, वो पूछ सकता है आपसे, बोले कि कैश मेमो का इस्तेमाल कब किया जाएगा, इनवॉइस और बिल्स का इस्तेमाल कब किया जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है इधर। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो अगला थर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास रिसिप्ट। ठीक है भाई, थर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या आ जाता है, वो होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है, ये ध्यान दे, रिसिप्ट्स का मतलब होता है प्राप्ति। बोले से प्राप्ति कैसी, तो देखिए ध्यान से, जब भी किसी बिजनेसमैन को कहीं से कोई कैश रिसिप्ट होता है, नकद मिलता है, तब उस वक्त वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे क्या दिया गया, उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे दिया गया रिसिप्ट, यानी कि प्राप्ति। क्लियर।
ध्यान दे, व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर, जब एक ट्रेडर को कस्टमर से कैश मिलता है और उसके बाद वो कस्टमर को कैश इशू करता है, तब उस सिचुएशन में हमारे पास जो जनरेट होता है बिल या जनरेट होता है जो डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पे कैश की बजाय सिंपल रिसिप्ट्स का नाम दिया जाता है, प्राप्ति हुई है भाई। क्लियर? ध्यान दे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? तो देखिए सर, क्या आपने कभी माल खरीदा है? जी हाँ खरीदा है। पसंद नहीं आया तो वापस भी किया होगा? जी हाँ किया है। तो ध्यान दें, व्हेन वी रिटर्न गुड टू द सप्लायर, जब हम सप्लायर को माल वापस भेजते हैं, ध्यान दें, जब सप्लायर को माल वापस रिटर्न किया जाता है तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या जनरेट करते हैं? वी जनरेट द डेबिट नोट। हम क्या जनरेट करते हैं? डेबिट नोट जनरेट करते हैं सर। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल शब्दों में लिया जाए तो देखिए ध्यान से, जब भी हम लोगों ने कोई माल खरीदा है, वो माल किसी भी रीजन के कारण वो रीजन क्या है? वो रीजन हो सकता है कि भी हमारे पास जो गुड्स सैंपल में हमको दिखाई गई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आना। इसके अलावा वो गुड्स जो हमको भेजी गई है वो टूटी फूटी हुई है। वो गुड्स जो हमको भेजी गई है वो टाइम के बाद भेजी गई है, हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी रीज़न के कारण अगर हमको यहाँ पे माल वापस भेजना पड़ रहा है, यानी कि सप्लायर को माल हम वापस भेज रहे हैं, तब उस सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डेबिट नोट। ठीक है भाई, डेबिट नोट, यानी कि इसको हम सिंपल वे में कहा जाए तो डेबिट नोट कब लिखा जाता है? सिंपल सवाल पूछ लिया जाए आपसे तो कहते हैं ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स। कहते हैं जब माल वापस किया जाता है सप्लायर को, तब उस वक्त हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे आता है डेबिट नोट। क्लियर है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सिंपल वर्ड्स में अगर पूछा जाए तो अगर आपसे पूछ ले कि भी कहते हैं डेबिट नोट का मतलब क्या है, इसका अकाउंटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ध्यान दे कि अगर यहाँ पे डेबिट नोट की बात कर ली जाए, ठीक है भाई, डेबिट नोट की किसकी? डेबिट नोट की बात कर ली जाए, तब उस सिचुएशन में तो डेबिट नोट क्या है? तो कहते हैं इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक प्रलेख है, विच इंडिकेट, जो दिखाता है कि अकाउंट को, जो भी सप्लायर है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है किस अमाउंट से। ठीक है, ध्यान दे, अमाउंट काफी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे कहते हैं किस राशि से इसको डेबिट किया गया है। ठीक है, दैट्स द राइट रीजन व्हाई वी अंडरस्टूड, व्हाई वी लर्न दिस टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी बात होती है हमारे पास ऐसी सिचुएशन में कि सर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे रीज़न है एमसीक्यू। देखिए, थ्योरी में लिखना आसान है, वो थ्योरी हर एक पर्सन के अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे होती है, लेकिन एमसीक्यूज़ के अंदर जो प्रॉब्लम वो कॉन्सेप्चुअल होता है। देखो, कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको लिख पाओगे कि नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि नहीं, लेकिन एमसीक्यूज़ के अंदर आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव आपका एमसीक्यूज़ क्लियर करना है। ठीक है, तो ध्यान दे इस चीज़ को लेकर, आपका सबसे पहला जो काम है वो है आपके एमसीक्यूज़ वाले पेपर को क्लियर करना। उसके बाद फिर आप मेंस की तरफ जाइएगा, लेकिन हाँ, मेंस की प्रिपरेशन को छोड़िएगा मत, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, प्लीज़ 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 नहीं, डेफिनेटली अगर आप इस इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई ना, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है ना कि भी कुल 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। किसके अंदर? कहता है पेपर 2 के अंदर, यानी कि मेंस के अंदर। अब 18 क्वेश्चन में से हमको कोई भी 15 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो क्या आप इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते? और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिटर्न में गिवन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप इसी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ वहाँ पे मेंशन कर दो। तो क्या 10 नंबर का क्वेश्चन रेडी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और कोई भी पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे नंबर देने से मना नहीं कर सकती, बशर्ते प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई। कभी आप ये मान लो कि सर आपने जो बोला था ना हमने सारा लिख दिया, लेकिन वहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन पेपर के आपके आंसर्स को तो वो बिल्कुल बकवास निकले, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो सिंपल से वे में बात करी जाए तो अगर आप मान लीजिए कि भी यहाँ पे बात कर रहे हो कि यस सर वी आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम, वी आर रेडी फॉर द पेपर सेकेंड, तो यहाँ पे सिंपल जो मैंने लिख रखा है उसी को याद कर लीजिए। हिंदी मीडियम वालों, आपके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लेके आऊँगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि हिंग्लिश क्लासेस।
ठीक है, ये जो रिटर्न मटेरियल आपको अभी इंग्लिश में दिख रहा है ना, ये भी कुछ समय के बाद हिंदी में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने अपना सेटअप जोड़ लिया है यार, चिंता क्यों करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्रेडिट नोट। तो बोले सर देखो, जब हमको माल पसंद नहीं आया तो हमने माल वापस कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने माल बेचा, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने माल रिटर्न कर दिया, तो हम भी तो उस पर्सन को, उसने हमारे पास डेबिट नोट भेजा। ध्यान दें, जो पर्सन ए और पर्सन बी, पर्सन ए ने गुड्स को सेंड किया इसके पास, इसको पसंद नहीं आई तो इसने गुड्स को रिटर्न कर दिया इसके पास। अब जब गुड्स गई तो उसके साथ चला गया हमारे पास क्या, डेबिट नोट। लेकिन गुड्स इसको मिली, इसको मिलने के बाद ये एक अलग से डॉक्यूमेंट उसके पास सेंड करेगा और उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे क्रेडिट नोट। यानी कि डेबिट नोट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आपके अकाउंट्स को हमने कितने अमाउंट से डेबिट करा, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आपके अकाउंट्स को हमने किस अमाउंट से क्रेडिट किया। क्लियर है, ध्यान दें। यानी कि जब सप्लायर को हम, यानी कि जो हमारे पास बायर है, सॉरी, जब बायर पे से माल वापस मिलता है तब उस वक्त हमको इन्फॉर्मेशन देनी होती है उस पर्टिकुलर बायर को कि भाई हाँ, हम आपके अकाउंट को इस पर्टिकुलर अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, तब उस सिचुएशन में क्रिएट होता है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट हमारे पास पे इन स्लिप। तो मेरे हिसाब से हर एक पर्सन जो भी यहाँ पे है, जो प्रिपरेशन कर रहा है कॉमर्स, पीजीटी की, एचटेट की, ईएमआरएस की, तो उसको मेरे ख्याल से इसका तो नॉलेज ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ध्यान दे, इसके नॉलेज होने का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई क्या आपने कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है? आपको हो गई है सर, बहुत बार कराया है। तो जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने गए हो और उस वक्त आपने जो पर्ची यहाँ पे लिख के दी, ठीक है, उसी पर्ची को कहते हैं हम लोग। क्योंकि देखो अपने यहाँ पे कभी कहता है कि भाई 100 के कितने नोट थे, 200 के कितने नोट हैं, भाई 500 के कितने नोट हैं, इस तरीके से आपने पर्ची दी होगी भाई। हर एक बैंक में जब भी आप डिपॉजिट कराने गए हो तो इसी पर्ची को हम कहते हैं पे इन स्लिप, ठीक है भाई। यानी कि दिस इज अ फॉर्म, ये क्या है, एक फॉर्म है जी। कहाँ होता है अवेलेबल, तो कहता है एट द बैंक काउंटर। बैंक के काउंटर पे ये चीज़ अवेलेबल होती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बैंक के काउंटर पे। और ये कब इस्तेमाल करी जाती है, कहते हैं जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जा रहे हो, यानी कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तब उस वक्त जो फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म को हम यहाँ पे कहते हैं पे इन स्लिप, ठीक है। ईच पे इन स्लिप, यानी कि जो भी हमारे पास है कि भाई हर एक पे इन स्लिप है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, ध्यान दे। कहता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि लंबे फॉर्म में होता है तो एक इसको बीच से क्रॉस कर देता हूँ, तो इधर वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये इधर वाला जो मैं फिल कर रहा हूँ, ये तो बैंक अपने पास रख लेता है, लेकिन जो इधर वाली है ना, ये बैंक आपको रसीद के रूप में काट के दे देता है। और इसके ऊपर जो हमारे हेड कैशियर जो भी वहाँ पे आपका पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अपने प्रॉपर सिग्नेचर और बैंक की स्टाम्प लगा के आपको रिटर्न करता है। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि पे इन स्लिप का यहाँ पे क्या मतलब है। पे इन स्लिप का मतलब कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते वक्त आपको भरना पड़ता है, और ये हर एक बैंक के काउंटर के ऊपर आपको अवेलेबल होगा, इजीली अवेलेबल होगा। और हर एक बैंक का कैशियर जब भी आपके पैसे डिपॉजिट कराएगा तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने सिग्नेचर और बैंक के स्टाम्प लगा के आपको देगा। नेक्स्ट, चेक। चेक क्या है, तो कहते हैं इट इज इन ऑर्डर इन राइटिंग ड्राउन अपॉन ए बैंक। कहते हैं कि किसी भी बैंक को, मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट पीएनबी में है, एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, तो मैं अगर चेक बुक मेरे पास है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक चेक काट के, यानी कि चेक के अंदर इंफॉर्मेशन फिल करके पर्टिकुलर पर्सन को दूंगा। वो पर्सन कौन होगा, वो पर्सन हो सकता है कोई भी होगा, चलो छोड़ो इस बात को, पहले ध्यान दें। कहते हैं मैं वो चेक काट के बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा और बैंक को क्या ऑर्डर दूंगा, बैंक को ऑर्डर दूंगा, भाई देख ऐसा है कि अगर मान लो जिसको भी मैंने ये चेक दे रखा है, यानी कि जो भी बियरर है या फिर जो भी पर्सन का नाम मैंने इस चेक के ऊपर मेंशन कर रखा है, इन दोनों में से कोई भी अगर आए तो उसको पेमेंट कर देना। तो मैंने क्या दिया, मैंने दिया ऑर्डर। क्या दिया, ऑर्डर। किसको दिया, मैंने ऑर्डर दिया बैंक को। किसके लिए, बोले फॉर पेमेंट। ठीक है भाई, किसको पेमेंट, तो कहता है या तो जिसके पास चेक है उसको, या फिर जिसका नाम उस चेक के ऊपर है उसको। ध्यान दे,
तो दो तरीके से यहाँ पे चेक की पेमेंट करी जा सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो चेक क्या है, तो इट इज़ एन ऑर्डर टू बैंक और इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू बैंक। तो दोनों में से कौन सा सही है, तो सर इट इज़ एन ऑर्डर टू बैंक, ये बैंक को दिया गया एक आदेश है। क्लियर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कहता है, वो कहता है सर देखिए, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, भाई साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं सर सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिनके अंदर ये क्वालिटी है कि भी वो किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब बंदा कहता है सर जी वेरीफाई का क्या मतलब होता है, तो ध्यान से सुनिए। बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बाद अगर ऑडिट होगी, कल ऑडिट होगी तो वो कहेगा भाई ऐसा है कि भी तूने जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखी है इसका प्रूफ चाहिए मुझे। ठीक है, क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब वो प्रूफ का काम कौन कर रहा है, तो प्रूफ का काम कर रहा है हमारे पास क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। भाई जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रूफ का काम कर रहे हैं। सर किस चीज का, बोले कि भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई कि ना हुई। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो यस सर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है, और अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है किसी कारणवश तो बंदा यहाँ पे लगा देता है एक क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगा लो या क्वेश्चन मार्क लगा लो, दोनों सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस भी पर्सन का यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो वो तो भाई शक की निगाहों से देखेगा ही देखेगा। समझ में आई ना बात। तो सिंपल सा एक रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात हमने जो बात करी वो क्या करी, हमने सबसे पहले यहाँ पे बात करी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले लिखी जाती है, यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन हुई तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है वो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट। ये हमारे मित्र प्यारे हुक्मनंदा जी जिन्होंने कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला अफजाई किया। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर आया, बोले क्या होता है, तो कहते हैं डॉक्यूमेंट है भाई जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, या कोई भी ट्रांजैक्शन जब पहली बार हुई है तो उसको लिखा कहा जाता है, तो कहता है कि भाई हमारे पास इसी के अंदर, क्लियर, ध्यान देना होगा, इसी के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। बोले किसके अंदर, बोले सर अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सर जी किसके बिहाफ पे, बोले सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन आ गई है उसको समझ लेते हैं। वो कहता है सर देखिए हमारे पास जो डिफरेंट काइंड के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नाम लेते हैं। तो सबसे पहले नाम उसने लिया हमारे पास, वो कहता है जी कैश मेमो, फिर हमारे पास इनवॉइस बिल, फिर हमारे पास रिसिप्ट्स हैं, फिर हमारे पास डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, पे इन स्लिप और चेक है। तो इन सभी को आगे पढ़ते हुए चलते। कैश मेमो क्या है, तो कैश मेमो क्या है हमारे पास, वो कहता है कि सर जी भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ की, बोले नकद विक्रय या नकद क्रय की। यानी कि अगर हमने कैश सेल किया है या कैश परचेज करा है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, वो कैश मेमो किया जाएगा। सर कौन सा, कैश मेमो किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है इनवॉइस और बिल। सर जी अगर उधार में माल लिया या दिया है तो तब उस वक्त जो बिल या जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाएगा वो हमारे पास इनवॉइस या फिर बिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कहता है रिसिप्ट्स। बोले सर नकद प्राप्तियाँ, अगर किसी कस्टमर से हमको नकद रिसिप्ट्स मिली है तो सिंपल एग्जांपल है कि भाई आप लोगों ने सभी ने एक चीज़ तो देखी होगी, बोले क्या, SCHOOL स्कूल। तो स्कूल में जब आप फीस डिपॉजिट कराते हो तो फीस डिपॉजिट के बदले आपको एक रसीद मिलती है। क्या मिलती है, रसीद, और रसीद को इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्ट्स। क्लियर। यानी कि कस्टमर से अगर हमको कैश में कोई भी प्राप्ति हुई है, कोई नकद में पैसा मिला है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाएगा वो हमारे पास क्या है भाई, रिसिप्ट्स के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट डेबिट नोट। भाई माल पसंद नहीं आया, जो भी माल है वो पसंद नहीं आया, अब पसंद नहीं आया तो माल को वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब जब माल वापस किया जा रहा है तो उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। अब उस डॉक्यूमेंट का नाम, यानी कि जब माल रिटर्न कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट भेजे, उसको डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, डेबिट नोट। इन शॉर्ट इस डेबिट नोट का मतलब होता है कि भाई तू सेलर है ना, बोले हाँ मैं सेलर हूँ, तो भाई मैं तेरे अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर अमाउंट से। यानी कि इसके अंदर साफ साफ कह दिया गया कि भी कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट है जो आप बंदे को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तो उसको कितने अमाउंट से डेबिट किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है वो कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब सर जी पहले सिचुएशन में जब उधार में माल बेचा था तो तब डेबिट नोट क्रिएट हो गया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो हमने अगर कोई माल बेचा यानी कि वी हैव सोल्ड गुड्स, ठीक है सर, तो ध्यान दे हमने माल बेच दिया, माल बेचने के बाद सामने वाले को पसंद नहीं आया, ठीक है, सामने वाले को माल पसंद नहीं आया, उसने कर दिया रिटर्न। तो जब बायर हमको माल वापस करेगा, देखो पहले सिचुएशन में है कि भी बायर सेलर को माल रिटर्न कर रहा था तो हम बायर की तरफ से बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे पास बायर है उसने माल रिटर्न करा, लेकिन हम अकाउंटिंग करेंगे अपने किसके तरीके से, यानी कि हम अकाउंटिंग करेंगे सर अपने नज़रिए से, और वो नज़रिया हमारा रहने वाला है क्या, वो नज़रिया हमारा सिंपल सी बात है, वो रहने वाला है सर हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बिहाफ पर माल पसंद नहीं आया पर्टिकुलर पर्सन को, उसने माल वापस कर दिया, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट को क्या कर दूंगा, बोले क्या, क्रेडिट। ध्यान दे भाई यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ है वो है उधार। जब हम उधार में माल परचेज करते हैं तब उसी वक्त क्रेडिट नोट का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब वो माल वापस करेगा, अगर नकद में बेच रखा होगा तो वो कैश दे देगा तो हमारे पास कैश बुक में चला जाएगा, तो इधर आने का तो मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दे, क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे तब जब माल हमने उस पर्टिकुलर बंदे को उधार में दे रखा है। क्लियर, यस सर, क्लियर, डेफिनेटली क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है पे इन स्लिप, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या होता है। कहते हैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाते हो तो जो डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिल करते हो तो वो उसको पे इन स्लिप कहा जाता है। नेक्स्ट चेक क्या है, चेक एक डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर करता है उस बैंक को जिसमें आपका अकाउंट है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन मतलब वो हो सकता है बियरर यानी कि चेक होल्डर, उसको पेमेंट करो या फिर जिसका नाम चेक में लिखा हुआ उसको पेमेंट करो। तो ये पे क्या है, तो यहाँ पे सिंपल बैंक को ऑर्डर दिया जा रहा है। तो एमसीक्यू क्या उठ सकता है, यहाँ से एमसीक्यू उठ सकता है कि भाई यहाँ पे कहता है कि भाई जो चेक है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है या नहीं, कुछ कह नहीं सकते या दोनों सभी में से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है कि भाई चेक क्या है, चेक तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है ना सर। तो इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब क्या सर, चेक को सोर्स डॉक्यूमेंट मान ही लिया तो फिर पंगा ही क्या। तो नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन के अंदर वो कहता है भाई क्योंकि हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, और ध्यान दें कि हर एक ट्रांजैक्शन के जब भी यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाता है तो उसके बाद उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन का बन गया सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हुई वो कहाँ पे, वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से फिर उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है लेजर के अंदर। अब लेजर के अंदर जो बात करी जाती है वो ध्यान दे, कहते हैं लेजर के अंदर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी जा रही है तो वो किसके बिहाफ पे लिखी जाएगी, बोले डेबिट या क्रेडिट या सिंपली वाउचर्स के बिहाफ पे लिखी जाएगी। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सिंपल वे में, आपको साधारण से तरीके से मैं बात बता रहा हूँ, आपको उस पर्टिकुलर सोर्स डॉक्यूमेंट को भी वाइप आउट करना होगा। मतलब मान लो भाई मैंने किसी पर्सन के पैसे देने थे, अब मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ और मैं उस पर्सन के पैसे वापस कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसी को हम यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कि प्रूव करेगा कि भाई हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन के पैसे हम वापस कर चुके हैं। सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे होगा कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन को हम यहाँ पे सेल्स कर चुके हैं, कितने अमाउंट के कर चुके हैं वो सब यहाँ पे क्लियरली मैंशन होगा। तो इसी नोट के साथ मेरे पितरों, मेरे प्यारे, मैं बताना नहीं चाहता आप लोगों को मैं कितना खुश हूँ कि आज मैं आपके सामने एक कंप्लीट सेटअप के साथ आया हूँ। हालांकि पेन टैब मेरे लिए नया है तो होपफुली आप समझ सकते हो, क्योंकि कई बार जो मैं हाईलाइट करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, डॉक्यूमेंट्स को के अंदर जो मैं लिखना चाहता था वो लिख नहीं पा रहा था। तो ये सेटअप मेरे लिए बिल्कुल नया है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो प्लीज़ एडजस्ट करना, और आपके भाई को, आपके छोटे भाई को, बड़े भाई को, आपके मित्र को, आपके बंधु को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि आपके बगैर मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भी मैं कैसा हूँ या कैसा नहीं, वो तो आप ही जानते हो, लेकिन हाँ मैं अगर थोड़े बहुत दिन तक वीडियोस के अंदर डिले किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। भाई पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, ठीक है, इतने का तो सिस्टम या सोचा भी नहीं था, जितना ये पड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए
हर चीज़ न्यौछावर है। बस और सिंपल वे में बात करी जाए तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे काबिल मित्र मेरे को कहते थे बोलो सर जी आवाज़ नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि भी अब आपको आवाज़ का कोई इशू नहीं होगा, क्लियरिटी का कोई इशू नहीं होगा। तो इसी नोट के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके MCQ के लिए रमेश चौहान ISR पे घूमना मत भूलना। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि जितने लोग इस वीडियोस पे यहाँ पे देखेंगे उससे 2 गुने से 3 गुने लोग वहाँ पे पक्का देखने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है MCQs किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं MCQs की सीरीज़ को भी साथ में लेके चलूँगा। हालांकि मैंने 2 वीडियोस वहाँ पे डाली हुई हैं, 2 लेक्चर मैंने वहाँ पे लिए हैं, लेकिन वो 2 लेक्चर काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए। मैं अगर डेफिनेटली अगर सिंपल में बात करूँ, अगर मैं आपकी प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के या स्कूल के अंदर लेक्चरर लगना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की 101% हेल्प करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।